हमारा भारत हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन आप लोगों को पता होगा आज़ादी के साथ ही भारत को बंटवारा भी मिल गया, अरे वो भी एक दिन पहले, यानी 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है और 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। अब जब देश का विभाजन हो गया तो हमारे देश में बहुत सारे देशी रियासत थे। हमारे देश में बहुत सारे क्या थे? देशी रियासत थे। भारत में बहुत सारे देशी रियासत थे, जिसमें संख्या अगर देखा जाए तो 600 था। कितना था? 600, जिसमें 58 देशी रियासत पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान में कितना गया? 58 देशी रियासत पाकिस्तान में चला गया। और बाकी वही भारत में अगर जोड़िएगा तो कितना हो गया? 542। 542 देशी रियासत जो था वो भारत में ही रह गया। तो हमें कहने का मतलब ये है कि देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन मामला फंस गया देशी रियासत का। तो बताया जाता है कि भारत में 600 देशी रियासत था। 600 देशी रियासत में 58 देशी रियासत पाकिस्तान में चला गया और 542 देशी रियासत भारत में रह गया। कुछ ऐसे देशी रियासत थे जो अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो गया, कुछ ऐसे थे जिसे बलपूर्वक हमारी जनता ने मिला लिया। लेकिन कुछ और भी देशी रियासत था जो भारत में मिलने से मना कर दिया। भारत में मिलने से मना करने वाले देशी रियासत में आपका जम्मू कश्मीर का नाम ले लीजिए। जम्मू कश्मीर बोला था कि भारत में हम शामिल नहीं हो गए। फिर उसके बाद हैदराबाद की बात कर लीजिए। हैदराबाद भी बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। हैदराबाद के बाद है ये जूनागढ़ बोला था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो ये 3 ऐसे बड़े देशी रियासत थे जो भारत में शामिल होने से मना कर दिया। ये बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। बल्कि जितने भी देशी रियासत थे लगभग को मिला लिया गया था। लगभग जो था उसको मिला लिया गया था, कोई दिक्कत नहीं था। अब सवाल है कि सर इस देशी रियासत, ये 3 वो देशी रियासत तो मिलने से मना कर दिया, इसको भी मिला लिया गया है लास्ट होते होते। हाँ, दिक्कत है, रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज इसका, ध्यान देगा। तो देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि बाकी सब देशी रियासत मिल गया ना, ये 3 नहीं मिला हुआ अलग बात है, बाकी तो मिल गया ना। तो देशी रियासत को भारत में मिलाने में, देशी रियासत को भारत में मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल का था साहब। किनका था? सरदार पटेल का। इसलिए हमसे पूछता है ना कि देशी रियासत को भारत का अंग किसने बनाया? सरदार पटेल। अच्छा, सरदार पटेल एक काम और कर रहे हैं, भारत बहुत से छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ है, उस सबको एक कर रहे हैं। उस सबको क्या करे? एक। तब आपसे पूछेगा कि भारत का एकीकरण कौन किया? भारत का एकीकरण कौन किया? तो भारत का एकीकरण किया साहब सरदार पटेल। भारत का एकीकरण कौन किया? सरदार पटेल। इसीलिए सरदार पटेल को हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इनको हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क। अब सवाल है कि सर ये बिस्मार्क कौन है? तो बिस्मार्क एक व्यक्ति है जो जर्मनी का एकीकरण किया है। तो मतलब जर्मनी एक देश है, जर्मनी को एकजुट करने वाला व्यक्ति है बिस्मार्क, और भारत का एकजुट करने वाला व्यक्ति है सरदार पटेल। इसलिए जर्मनी का एकीकरण किया है बिस्मार्क, भारत का एकीकरण किया है सरदार पटेल। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार पटेल। तो 2 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारत का एकीकरण कौन किया है? सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार पटेल को, है ना। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। चलिए, समय के अनुसार जम्मू कश्मीर को भी सरदार पटेल भारत में मिला लिए, समय के अनुसार हैदराबाद को भी मिला लिए, समय के अनुसार जूनागढ़ को भी मिला लिए, यहां तक कि लक्षद्वीप को भी मिला लिए। अगर हम आधा घंटा पहले नहीं पहुंचते ना तो लक्षद्वीप आज पाकिस्तान का होता।
हम लक्षद्वीप पे पहुंचे और उसके बाद आधा घंटा के बाद पाकिस्तान आया। तो अगर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है, जम्मू कश्मीर बना, हैदराबाद बना, जूनागढ़ बना, ये सब सरदार पटेल की विवेक से बना है। तो ये सब के बारे में अगर पूछ दे कि लक्षद्वीप, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब को भारत में विलय कौन किया? तो कौन किया? सरदार पटेल। हम उनको लौह पुरुष भी कहते हैं ना। चलिए अब हम किसी एक देशी रियासत पे चर्चा करेंगे, और वो देशी रियासत है साहब हैदराबाद। सब पे तो संभव नहीं है, एक पर चर्चा करेंगे। तो हम हैदराबाद देशी रियासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हैदराबाद देशी रियासत, ये है आपका हैदराबाद। देखिएगा ये आपकी हैदराबाद है, समझना, ये आपकी हैदराबाद। ऐसे तो लगाना है ये राज्य में कि हैदराबाद है। अब देखिएगा जो हैदराबाद अभी देख रहे हैं वो हैदराबाद पहले नहीं था। पहले का हैदराबाद बड़ा था साहब, वैसा था, इस तरह से बड़ा था। अब तो हैदराबाद छोटा ना हो गया, तो पहले के हैदराबाद बड़ा था। अब सवाल है कि सर हैदराबाद का स्थापना कब हुआ था? स्थापना का वर्ष देखिएगा। स्थापना तो हैदराबाद का स्थापना हुआ था ना, वो 1591 में हुई थी। कब हुई थी? 1591 ईस्वी में। अब इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो था साहब वो था कुली कुतुब शाह। इसके संस्थापक जो था वो था कुली कुतुब शाह। और बताया जाता है कि अपनी पत्नी के नाम पर इसका स्थापना किया था। ये अपनी पत्नी के नाम पे किया था। तो इनकी पत्नी का नाम था भागमती, तो इसका नाम हो गया भागनगर। तो इसका नाम हो गया भागनगर। तो प्राचीन नाम इसका भाग्यनगर था। प्राचीन नाम क्या था? भागनगर। प्राचीन नाम जो था वो भागनगर था। हमको ये बोलना है कि एक राजा था कुली कुतुब शाह, वो मुस्लिम था और वो एक हिंदू लड़की भागमती से विवाह किया था। तो वो अपनी पत्नी के नाम पर एक नगर बसाया था जिसका नाम रखा था भागनगर। लेकिन वो लड़की अगर आगे चलकर अपना धर्म बदल ले और वो मुस्लिम बन गई, तो फिर उन्हीं का नाम पर ये हो गया, मतलब हैदर को अपना नाम रख ली लड़की, तो उसी का नाम पर फिर हो गया हैदराबाद। क्या हो गया? हैदराबाद। तो हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या हो गया? भागनगर। अब देखिए हैदराबाद किस नदी के तट पे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? मूसी नदी के तट पे। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं से पूछा जाए कि हैदराबाद की स्थापना कब हुई है और किसने किया है, और हैदराबाद का पहले नाम क्या था, चलिए, और ये किस नदी के तट पे है, चलिए। अब सवाल है कि हैदराबाद का संबंध किससे है? तो एक प्रेम कहानी से है ना, एक प्रेम कहानी से है। हैदराबाद का स्थापना किसी राजा ने किसका नाम पे किया? तो अपनी पत्नी का नाम पे किया। किसके नाम पे किया? एक पत्नी का नाम पे किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे ये साहब कि हैदराबाद में पाइएगा ना तो आपको 4 मीनार मिलेगा, कुतुब मीनार और 4 मीनार, है ना। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। देखिए अब यहाँ पे आप आ रहे तो देखिए यहाँ पे मीनार है, ये हो गया मीनार, ये क्या हो गया? मीनार। तो मीनार आपको 2 को पढ़ने के लिए मिलता है ना, है। एक हो गया आपका कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? 4 मीनार। ये है साहब 4 मीनार। तो 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद। तो चलो भाई अब देख लीजिए 4 मीनार। 4 मीनार देख लिए, ठीक है ना। ये दिन के सीन, ये रात के सीन है, समझना। ये 4 मीनार है। अब सवाल है कि 4 मीनार की स्थापना कब हुई? तो ये तो पता हो गया कि 4 मीनार हैदराबाद में है। 4 मीनार का स्थापना 1591 में हुआ था। इसका स्थापना किया था कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। इसका स्थापना कौन किया था? कुली कुतुब शाह। तो कभी आपसे पूछा जाए कि 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। 4 मीनार का स्थापना कब हुआ और किसने किया? कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का स्थापना किया और कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का स्थापना किया। अब आगे देखिएगा, आगे ये जो है ना साहब, इसका नाम है हुसैन सागर झील। इसका नाम क्या है? हुसैन सागर झील। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुसैन सागर झील का निर्माण कहाँ हुआ, तो
तो अगर निर्माण पूछा जाए तो 1563 में हुआ था, 1563 में हुसैन सागर झील का निर्माण 1563 में हुआ था। उसके बाद इसका निर्माता कौन है, तो यानी इसको निर्माण कौन करवाया, तो वही कुली कुतुब शाह करवाया, कुली कुतुब शाह। इसका निर्माण कौन करवाया, कुली कुतुब शाह करवाया। उसके बाद सवाल है कि यह है कहाँ, स्थान पूछे तो ये हैदराबाद में भी है, हल्का सिकंदराबाद में भी है। हैदराबाद लिखी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ा सा इसका हिस्सा सिकंदराबाद में जाता है, क्योंकि हैदराबाद सिकंदराबाद को इसी में जुड़वा नगर कहते हैं, जो सटा हुआ है। अब सवाल है कि इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, इसका दिल की तरह इसका आकार है साहब, दिल देखे ना, है ना, तो इसका जो आकार है वो दिल की तरह, मतलब ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, समझना। इसका आकार पूछे तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, दिल के तरह। अब सवाल है कि इसमें प्रतिमा बना हुआ है, इसमें प्रतिमा बना हुआ, तो किसकी प्रतिमा बना हुआ है, हाँ, तो इसकी प्रतिमा जो है साहब, इसमें गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना हुआ है, गौतम बुद्ध की। तो चलिए अब देखिएगा, ये हुसैन सागर झील है। कहीं पूछा जाए कि हुसैन सागर झील का निर्माण कब हुआ, 1563 ईस्वी में। किसने करवाया है, कुली कुतुब शाह। कहाँ है, हैदराबाद। थोड़ा सा इसका हिस्सा सिकंदराबाद में भी है। इसका आकार कैसा है, दिल के तरह। इसमें किसकी प्रतिमा है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, गौतम बुद्ध से हमको याद आया कि गौतम बुद्ध से याद आया साहब कि ये गौतम बुद्ध है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का प्रतिमा खड़ा था कि बैठल था, खड़ा था ना, तो ये गौतम बुद्ध हुआ। तो गौतम बुद्ध की खड़ा प्रतिमा और गौतम बुद्ध का बैठा प्रतिमा, हाँ, बैठा प्रतिमा। तो गौतम बुद्ध का जो खड़ा प्रतिमा जो है ना, हुसैन सागर झील में है, हुसैन सागर झील में है। अब बैठा प्रतिमा जो है ना, वो घोड़ा कटोरा झील में है, घोड़ा कटोरा झील में है। तो बैठा प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में है। ये घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर। गए कि नहीं गए हैं, कौन कौन गया है घोड़ा कटोरा झील, बस भारत की एक बड़ी आबादी नहीं गई, और ये सब है। आप लोग को हम घुमा देंगे अपने पैसा से, ये 100% विश्वास भी आप लोग का है, ना विश्वास, रोशन को विश्वास है ना, कोलत ले लेंगे, पक्का ले लेंगे। लड़का लोग कैसा भी अब तक ऐसा कभी डिमांड हुआ कि लड़का लोग कहा हम पूरा नहीं किए हैं, अच्छा हाँ, वो यहीं पे तो बोल रहे थे। वो लड़का जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो उसको बोले थे तो चलेंगे सर का कोला, तो उसका अपना गाड़ी है ना, तो उस दिन निमंत्रण दिया था आप दोनों को, चलेंगे आप इस संडे ना, बोलता अगले संडे बोला, अगले संडे, हाँ आओगे संडे को ना, चलेगा, ठीक चलेंगे आप, हाँ तो अगले संडे के चलेंगे काकोला। अरे आवेगा जो जी, आवेगा ना, हाँ खुल गया, अब आ गया हो। हम लड़के लोग का हर डिमांड पूरा करते हैं जी। तो लोग प्रधानमंत्री से मिलो हमारे प्रधानमंत्री, वो मोदी सरकार नहीं समझना। अब ध्यान देगा, इन लोग प्रधानमंत्री बोले तो नरेंद्र मोदी समझ रही है, नहीं, वो हमारा प्रधानमंत्री कोई और है उससे मिलना पड़ेगा, समझना। अब ध्यान देगा, चलो जी, राजगीर है, राजगीर कहाँ है, बिहार। अब ये झील की खासियत है साहब, ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ी से, हाँ ये 3 पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो देखिएगा, ये गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का खड़ा प्रतिमा हुसैन सागर झील में है, गौतम बुद्ध का बैठा प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में है ना, ये राजगीर में है। इसकी खासियत क्या है, ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हो गया। अब आते हैं हैदराबाद का विवादित मैटर। आखिर क्या मैटर हुआ, उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साहब, बताया जाता है कि एक मुगल साम्राज्य था, इसको बढ़िया समझिएगा। एक मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य का नाम सुने होंगे। तो मुगल साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था, फर्रुखसियर। तो बताया जाता है कि फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में निजाम को बोला था कि आप हैदराबाद को संभालिए, आप हैदराबाद को संभालिए, क्योंकि मुगलों की साम्राज्य बड़ा होने के कारण वो अपना बागडोर बांटते गया था। जैसे
हमने देखा कि साहब बंगाल का प्रथम नवाब बना दिया था कुली कुतुब मुर्शिद कुली खां को। तो हुआ ये कि मुगलों का साम्राज्य जब बड़ा हो गया तो मुगलों ने अपना साम्राज्य छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया, और यहाँ का हेड उसको बना दिया, वहां का हेड उसको बना दिया, यहाँ का हेड उसको बना दिया। तो उसी तरह से 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक मुस्लिम को बोला कि देखो बाबू, तुमको हम हैदराबाद का हेड बना रहे हैं, हैदराबाद का हेड बना रहे हैं। अब जिस मुस्लिम को हैदराबाद का हेड बनाया वो निजाम का उपाधि लेकर गद्दी पर बैठ गया 1713 में। तो 1713 में हैदराबाद में निजाम की शासन शुरू हो गई, निजाम की शासन शुरू हो गई। अब इसका काम था कि हैदराबाद पे शासन करेगा, हैदराबाद से कमाएगा और कमा के मुगलों को देगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुगल बहुत कमजोर होते चला गया और भारत में अंग्रेज मजबूत होते चला गया। यानी समय कैसा आया साहब कि ये हो गया मुगल और ये हो गया अंग्रेज, ये हो गया अंग्रेज, ये हो गया मुगल और ये हो गया अंग्रेज। तो धीरे धीरे मुगल जो हो रहा था ना वो कमजोर होते चला गया और धीरे धीरे अंग्रेज जो था वो मजबूत होते चला गया, मजबूत होते चला गया। तो निजाम ये सोचा कि अगर हम मुगलों की बात मानेंगे ना तो जैसे मुगल बर्बाद हो रहा है ना वैसे ही बर्बाद हम भी हो जाएंगे। तो ये निजाम कल्टी मार दिया साहब, ये कल्टी मार दिया। ये कल्टी मारने की असर कब दिखाई दी? जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत हो गई थी। तो हैदराबाद का जो निजाम था वो अंग्रेज के पास गया था और बोला था कि हम अपनी उत्तरी सरकार जो एरिया है ना वो आपको हम दे देते हैं और आप हमें कभी परेशान मत कीजिएगा, हम हमेशा आपको मदद करेंगे। तो 1757 में हैदराबाद के निजाम ने अपना इच्छा से, अपना मर्जी से अपना उत्तरी सरकार अंग्रेज को देकर ये साबित कर दिया कि जो अंग्रेज कहेगा वही हम करेंगे, जो अंग्रेज कहेगा वही हम करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया साहब कि हैदराबाद का जो निजाम था वो अंग्रेज के हिसाब से चलेगा। अब देखिएगा, अब हैदराबाद के निजाम अंग्रेज की मान से, हैदराबाद का निजाम अंग्रेज के मान से चलेगा तो अंग्रेज जिसको से लड़ेगा ना उसमें निजाम अंग्रेज को मदद करता था। तो हम ये कहेंगे कि अगर भारत को 100% बर्बाद किया है उसमें हम 10% निजाम को भी मतलब भूमिका देते हैं कि अगर भारत अगर 100% बर्बाद हुआ है उसमें उस भारत को बर्बाद करने में 10% भूमिका हैदराबाद के निजाम का था। क्योंकि बताया जाता है कि उस जमाने में दुनिया में सबसे अधिक पैसा वाला आदमी निजाम था। एक बार तो 2-3 बार तो ऐसी घटना हो गई कि अंग्रेज के पास पैसा घट गया था, जो निजाम दिया था उसको कर्जा पैसा। इतना बड़ा मजबूत राजा अंग्रेज से नहीं लड़कर बल्कि अंग्रेज से मिल के रहा और अंग्रेज के साथ गठबंधन करके अंग्रेज से साथ काम किया। यह हैदराबाद का निजाम। तो हैदराबाद का निजाम कभी अंग्रेज से लड़बे नहीं किया, ये तो लड़ा साहब भारत के लोगों से। भारत जैसे टिप्पू सुल्तान से लड़ा, जैसे भारत के बहुत से योद्धा थे जो अंग्रेज के दुश्मन था, हैदराबाद निजाम उससे लड़ा। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो निजाम क्या था? निजाम क्या था? निजाम अंग्रेज का सहयोगी था। तो जितना साहस सुनते हैं कि 300 वर्षों तक अंग्रेज ने शासन किया, तो 300 वर्षों तक तो अंग्रेज इस कदम मौज किया साहब, इसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज के साथ ही था। अब कहानी आगे बढ़ता है। भारत के लोग देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, देश की आजादी के लिए लड़ते हैं और भारत लगभग आजाद होने वाला था। तो भारत लगभग आजाद होने वाला था तो भारत का संविधान बन गया था साहब, संविधान बनने के लिए तैयार था। तो भारत में संविधान सभा का निर्वाचन होने वाला था। तो हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के सहयोगी था, इसलिए वो संविधान सभा के निर्वाचन में हैदराबाद से किसी को नहीं भेजा था। पूछता है कि संविधान सभा के निर्वाचन में कौन सा प्रांत भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद भाग नहीं लिया था, हैदराबाद को भाग लेने नहीं दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि भारत आजाद हो गया। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ध्यान देगा, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत के कुछ देशी रियासत बोला कि हम भारत का अंग नहीं बनेंगे, यानी भारत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सबको शामिल करने की जिम्मेवारी हमारे सरदार पटेल लिए हुए थे कि सबको मिलाना मेरा काम है। तो सरदार पटेल निजाम के पास गए और निजाम को बोले कि देखिए आपका हैदराबाद बीच बीच में आ रहा है, तो हमको लगता है कि आप भारत में मिला दीजिए। तो निजाम तो मीर उस्मान अली खां जो था यह हैदराबाद का निजाम था, यह आजादी के समय यही निजाम था। तो पूछा जाए कि भारत की आजादी के समय हैदराबाद का निजाम कौन था?
मीर उस्मान अली खां। तो मीर उस्मान अली खां ने कहा, हाँ ध्यान देगा, मीर उस्मान अली खां ने कहा कि मीर उस्मान अली खां ने कहा कि अंग्रेज सरकार कह के गया था हमें, ये भारत के देशी रियासत को, कि अगर आपकी इच्छा नहीं रहेगा तो आप किसी के साथ नहीं मिलिएगा, आप स्वतंत्र राज्य बनाइएगा। या तो आपकी इच्छा रहेगा तो भारत के साथ मिलिएगा, या इच्छा रहेगा तो पाकिस्तान के साथ मिलिएगा। तो देखो भाई, जिसका इच्छा तो पाकिस्तान देने चला गया, जिसको इच्छा तो भारत की तरफ रह गया। लेकिन मेरा इच्छा ना तो पाकिस्तान की तरफ है ना भारत की तरफ है, मेरा देश अलग रहेगा। तो सरदार पटेल इनको बोले कि आपका देश अलग रहेगा, आपका राज्य अलग रहेगा, तब बीच भारत में ना आ रहा है, किनारे से रहते तो हम साइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बीच में है तो चारों तरफ हिंदुस्तान रहेगा, बीच में वो अलग देश रहेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो निजाम बोला कि ऐसे ही होगा। अब निजाम किसके बहकावे में आकर बोल रहा था? तो वो अपने बड़े के भैया पाकिस्तान की बहकावे में आकर, पाकिस्तान उसको फोड़ रहा था, नहीं समझे? पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम नेता कि देखो विनोद, तुमको अलग रहना है तो अलग रहना है, भारत में मिलना नहीं है। निजाम बोला कि तो नहीं मिलेंगे तब कमजोर हम पड़ जाएंगे, तब टेंशन कर लेते, हथियार भेज देते हैं। तब पाकिस्तान से इनको आदमी, आतंकवादी, सेना, हथियार सब भेजा गया। लड़ने की बारी आएगा तो लड़ना, लेकिन भारत में कहीं मिलना नहीं। अब सवाल है कि सरदार पटेल हैदराबाद के पीछे इतना पड़े हुए क्यों थे? सरदार पटेल हैदराबाद को हासिल क्यों करना चाहते थे? तो देखिए साहब, जो हैदराबाद को आप देख रहे हैं ना, वो हैदराबाद उतना छोटा नहीं था, हैदराबाद बहुत बड़ा था। हैदराबाद बहुत बड़ा था, इसका इलाका दिखाया था आपको, हैदराबाद कितना बड़ा था। जो हैदराबाद को छोटा मोटा प्रांत थोड़ा था, ये हैदराबाद में 4 डिवीजन, समझ ना? ये देखिए हैदराबाद है। अब देखिएगा हैदराबाद जो था, देखिएगा कितना बड़ा है। ये अब ना हैदराबाद छोटा हो गया है, ये हैदराबाद बहुत बड़ा था। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, नाम सुने होंगे। महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद को किसने बसाया है? औरंगजेब, औरंगजेब, ये औरंगजेब शाह, हाँ। तो महाराष्ट्र में एक शहर है, ये महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद को बसाने वाला कोई और नहीं, औरंगजेब है। ये औरंगाबाद भी हैदराबाद में ही था। एलोरा की गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? औरंगाबाद। तो एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा जो औरंगाबाद है, ये आज महाराष्ट्र में है, लेकिन पहले हैदराबाद में था। उसके बाद गुलबर्गा पहले हैदराबाद में था, पहले हैदराबाद में था साहब। बारगल, कुलसानाबाद, ये सब के सब पहले हैदराबाद में था। अब देखे ना, कहा जाता है कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जलाना, नातुर, नांदेड़, उस्मानाबाद, परभनी जिला, ये सब महाराष्ट्र का वो जिला है, वो क्षेत्र है जो पहले हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। कर्नाटक का कलबुर्गी, बेलारी, याचूर, यादगिरी, कोपल, विजयनगर और बीदर। विजयनगर बीदर का नाम नहीं पढ़ने के लिए आता इतिहास में। ये सब के सब क्या था? हैदराबाद। उसके बाद आज के पूरा तेलंगाना ले लीजिए, पूरा तेलंगाना ले लीजिए। इतना बड़ा इलाका का राजा था कौन? निजाम। इतना बड़ा इलाका का राजा था। थोड़ा हल्का फल्का आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है। अब सरदार पटेल कैसे छोड़ दे? संभव है कि उसको छोड़ देगा? संभव नहीं है। तो अब क्या हुआ कि निजाम को अंग्रेज सरकार पूरा उकसाया हुआ था। निजाम को अंग्रेज सरकार पूरा उकसाया हुआ था कि मिलना नहीं है। नहीं, अंग्रेज सरकार नहीं, पाकिस्तान, हाँ, निजाम को पाकिस्तान पूरा उकसाया हुआ था कि किसी भी हाल में मिलना नहीं है। लेकिन देखिए मामला क्या हुआ। जो ये है हैदराबाद, ये है हैदराबाद। हैदराबाद में हिंदू जो था ना साहब, हिंदू जो था वो था 85%, अब मुस्लिम आबादी जो था वो 11% था। तो हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा ना था, यहाँ पे हिंदू ज्यादा है। तो हैदराबाद में हिंदू आबादी 85%, मुस्लिम आबादी 11%। तो आपको क्या लगता है कि 85% हिंदू बर्दाश्त कर लेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि पूरा देश आजाद हो गया, तो ये कैसे गुलाम रहेगा? तो 85% हिंदू जो था ना, वो दंगा कर दिया। अब दंगा कर दिया तब मीर उस्मान अली खां जो था, वो हिंदुओं को मारने के लिए हथियार तो मंगवा कर रख लिया था। अब हिंदुओं को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं को टारगेट करके मारना शुरू किया तो तमिलनाडु के हिंदू, केरल के हिंदू, कर्नाटक के हिंदू, अलग अलग जगह के हिंदू उग्र हो गया, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो सरदार पटेल को मिल गया मौका साहब, सरदार पटेल को मौका मिल गया।
सरदार पटेल सेना को बोले ना कि काम करो, सेना को बोले काम करो, इस पर आक्रमण करो। तो आक्रमण हमारे यहाँ एक नियम है, हम आक्रमण करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं एक ऑपरेशन की तरह, जैसे ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग कारगिल युद्ध जीते। तो हमारी सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हमारी सेना ने हैदराबाद पर अटैक किया। तो पूछा जाएगा कि हैदराबाद में जब अटैक किया था हमारा सेना, तो कौन सा प्रश्न था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो की तहत से हमारी सेना हैदराबाद पर अटैक किया 13 सितंबर 1948। 13 सितंबर 1948 रुक रुक के युद्ध हुआ साहब। 13 को भी रुक रुक के युद्ध हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ। 17 तारीख को यह हैदराबाद के निजाम हमारे सरदार पटेल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लो फोटो, देख रहा है, हाथ जोड़ खड़ा हो गया कि चलो भाई हम आपके चरणों में गिर गए। और हैदराबाद के निजाम जो है वो हमारे सरदार पटेल के सामने, देखिए यहाँ ये वाला फोटो देखिएगा, ये वाला फोटो देखिए, देखिए ना, अब ये वाला फोटो देखिए। हैदराबाद का जो निजाम था ये वाला, वो सरदार पटेल के सामने झुक गया और बोला कि हम हार मान गए, आपकी जीत हो गई। तो ये हार माना था 17 सितंबर 1948 ईस्वी को। तो हमारे सरदार पटेल ने सैन्य विधि द्वारा ना, ताकत से मिलाया गया, सैन्य विधि द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया। तो हैदराबाद भारत में विलय कब हुआ? 17 सितंबर 1948 ईस्वी को। और किस विधि द्वारा? सैन्य विधि द्वारा। अब सैन्य विधि द्वारा विलय हो गया, तो अब देखिएगा हैदराबाद तो भारत का अंग बन गया। उसके बाद हैदराबाद में जो युद्ध हुआ पोलो ऑपरेशन के तहत, इसकी जांच के लिए पंडित सुंदरलाल आयोग का गठन किया गया। और पंडित सुंदरलाल आयोग ने जांच करके बताया कि ये जो युद्ध हुआ ना 5-6 दिन, 4-5 दिन, इस युद्ध में 27,000 से 40,000 आदमी मरा था 5 दिन में। 13 तारीख युद्ध में शुरू हुआ और 17 तारीख को हार हो गया ना उसका। तो ये 13 से 17 दिन के, 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में 27,000 से 40,000 के बीच में आदमी मराया था। तो हैदराबाद, अब हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे पूछेगा कि हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ? 17 सितंबर 1948 ईस्वी को। हैदराबाद में विलय करने वाला व्यक्ति कौन है? सरदार पटेल, हैदराबाद की विलय करने में। और निजाम का तो नाम पता आपको है, क्या कौन से विधि द्वारा विलय हुआ? सैन्य विधि द्वारा। चलिए, हैदराबाद में जो युद्ध हुआ ऑपरेशन पोलो के तहत, उस युद्ध के बाद उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग आया? पंडित सुंदरलाल आयोग। इन्होंने कितना आबादी की मौत की आंकड़ा बताया? हाँ, इन्होंने बताया कि 27,000 से 40,000 आदमी मराया होगा। आगे देखिएगा, अब देखिएगा 17 सितंबर को हैदराबाद का विलय हुआ। उस खुशी में 17 सितंबर को तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो ऐसा पूछा जाए कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो ये आपका हैदराबाद को भारत में विलय करने की कहानी है साहब। किस तरह से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना?